हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, बहुत दिनों से ये सीरीज चल रही है। चूँकि 124-25 वीडियो इसमें हैं। वीडियोस छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत काम के हैं। आप लोग सारे वीडियो देखें, बहुत काम के वीडियो हैं। क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और मैं देखते जाता हूं तो आगे आगे वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछला वाला मैटर बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब कि 4-4, 5-5 साल पहले जो परीक्षाएं हुई उनमें बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हों या फिर CTET की तैयारी कर रहे हों, पहले मैं सोचता था कि CTET में भी रिपीटेशन बहुत कम होता होगा, रिपीट नहीं होते होंगे क्वेश्चन, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। कहीं UPTET में पूछा हुआ क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लेंगे या फिर HTET में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो फिर भारत में जितनी भी इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई, तो फिर मैंने ये सीरीज़ बनानी स्टार्ट की थी और आज बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आप लोग ये पूरे वीडियोस देखें और जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं, एक एक क्वेश्चन को रट लें, समझ लें कि ये है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं। संस्कृत भाषाधिगमस्य स्वाभाविक मनोविज्ञानश्च क्रमः विद्यते। देखिए, यहाँ प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न बिल्कुल आसान है, मतलब कि उत्तर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन प्रश्न कैसा पूछा है यहाँ, थोड़ा सा बिल्कुल आसान है वैसा, लेकिन पूछा क्या है इस प्रकार से करके कि संस्कृत भाषाधिगमस्य स्वाभाविकः मनोविज्ञानश्च क्रमः विद्यते। तो थोड़ा सा आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन उत्तर क्या है? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। उत्तर अधिकतर इन प्रश्नों का एक ही है और मैंने ऐसे क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं। उत्तर इनका एक ही है ये, लेकिन इस प्रश्न को घुमा घुमा के कैसा कैसा तक पूछ सकते हैं। संस्कृत भाषा अधिगम का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, ये पूछा है। तो क्या है? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर, क्रम ठीक नहीं लिखा हुआ है। आप लोग ठीक कर लें थोड़ा सा। श्रवण, भाषण, पठन आगे करना, लेखन बाद में कर लें। क्योंकि यहाँ तो पहले पठन दे दिया तो पठन है नहीं, यहाँ भी पठन दे दिया, यहाँ भाषण दे दिया। थोड़ा सा क्रम में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे पीछे कर लें। LSRW, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। ठीक है, सेकंड वाला रहेगा सही। थोड़ा सा क्रम यहाँ पर डिस्टर्ब है, लेकिन आपको यही समझना है और अधिकतर पूछे जाते हैं ये। आगे चलते हैं। दंडान्वय, खंडान्वय, टीका, समीक्षा इत्येता विधयः केन संबद्धा। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी विधियों के नाम पढ़े होंगे और ये आपको एक चार्ट तैयार करना है कि कौन सी विधि किस शिक्षण की है, किस लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है और क्या क्या इस विधि की विशेषताएं हैं। थोड़ी थोड़ी ऊपर मोटी मोटी विशेषताएं याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर से ही अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। अब यहाँ पर ये दे दी 4 विधियाँ। 4 विधियों में से यदि आपको पता है कि चारों कै की हैं तो आप डायरेक्ट बता देंगे। तो किससे संबद्ध हैं? ये काव्य शिक्षण से संबद्ध हैं चारों की चारों विधियाँ। आपको केवल दंडान्वय खंडान्वय का भी पता होता तो भी आप लगा देते, क्योंकि ये 2 विधियाँ इसी की हैं, काव्य शिक्षण की ही हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल से आसान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे दिया हुआ है, नाटक शिक्षणे कतमो विधि सर्वोत्तमः कथितः। मतलब यहाँ पूछा है अब नाटक शिक्षण के बारे में कि नाटक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उत्तम मानी गई है। देखिए, आदर्श नाट्य विधि है, ये भी बहुत अच्छी विधि है। व्याख्या विधि भी है, रंगमंच अभिनय विधि भी है और समवाय विधि भी है। तो सही उत्तर क्या है? समवाय, क्योंकि इन सब का मिश्रण है समवाय विधि। तो इस कारण से इसको नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो चौथा नंबर है जो चौथे वाला समवाय, ये रहेगा सही। आगे दिया है, हर्वट पंचपदी कुत्र प्रयोज्यते। आपने हर्वटीय पंचपदी विधि का नाम सुना होगा, हर्वट महोदय की है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कुत्र प्रयोज्यते, कहाँ प्रयोग की जाती है? पाठ योजना में प्रयुक्त की जाती है,
संभाषणे संभाषण में प्रयोग की जाती है, लेखने लेखन में प्रयोग की जाती है, या फिर पठने पढ़ने में प्रयोग की जाती है। तो हर्वर्ट की पंचपदी कहाँ प्रयोग की जाती है ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल से आसान है, पाठ्य योजना में प्रयोग की जाती है। कहाँ पर प्रयोग की जाती है? पाठ्य योजना में। आगे, संस्कृत भाषायां कंठस्थीकरणं कस्मिन् शिक्षणे आवश्यकम्। संस्कृत भाषा का कंठस्थीकरण किस शिक्षण में आवश्यक है ये आपको बताना है। संस्कृत भाषा का कंठस्थीकरण किस शिक्षण में आवश्यक है? व्याकरण शिक्षण में। देखिए, जब भी कंठस्थीकरण की चर्चा आती है तो स्वाभाविक रूप से व्याकरण का ही नाम आता है, और ये प्रश्न भी अलग अलग प्रकार से घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको कंठस्थीकरण वाला याद रखना है। कहाँ पर रहेगा कंठस्थीकरण? व्याकरण शिक्षण, क्योंकि सूत्रों को रटना पड़ता है, बहुत सारा याद होता है, व्याख्या याद करनी होती है, इस प्रकार से। गद्य शिक्षण होगा नहीं, कथा नहीं है, नृत्य नहीं है, तो क्या रहेगा? पहला वाला। आगे, व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियम निर्धारणम कस्मिन् विधौ। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षण में पहले उदाहरण और फिर नियमों का निर्धारण होता है। तो किस विधि में होता है? सूत्र विधि में होता है, सहयोग विधि में होता है, आगमन विधि में होता है, या परंपरागत विधि में होता है। तो कहाँ पर होता है? आगमन विधि में। आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण। आगे, शिक्षक दिवसः कस्य महापुरुषस्य जन्मदिवसे आयोज्यते। शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है? चूँकि ये प्रश्न उस परीक्षा में पूछा गया होगा, पेडागोजी से संबंधित नहीं है लेकिन शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पर डाल दिया है उन्होंने। तो दूसरे नंबर वाला सही रहेगा। शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय जो हैं ये रहेंगे सही, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधमुपयोगी नास्ति। मतलब कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन के लिए उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है? आकाशवाणी। हाँ, आकाशवाणी तो उपयोगी है, एक श्रव्य साधन के अंतर्गत आती है। मानचित्र तो दृश्य है। ग्रामोफोन तो ग्रामोफोन भी नहीं है, इससे भी सुना जाएगा। टैप रिकॉर्डर से भी सुना जाएगा, तो क्या रहेगा सही? मानचित्र। श्रव्य साधन के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये दृश्य साधन के लिए उपयोगी है। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र क्या है? अभिन्न मित्र है, बताना है आप लोगों को। अभिन्न मित्र है तो श्यामपट्ट है क्या? चार्ट है क्या? चित्र है क्या? चित्रम कर लें, चित्रम। मानचित्रम, तो सही क्या रहेगा? श्यामपट्ट जो है ये संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र माना जाता है। आगे, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा शिक्षण की? व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान, व्यवहार ज्ञानम, व्यवहार का ज्ञान, शुद्धोच्चारणम, शुद्धोच्चारण, या फिर विद्यार्थीनाम रुचि ही, विद्यार्थियों की रुचि। तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता ये शुद्धोच्चारण है, ये रहेगा सही। आगे, लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति। लिखित परीक्षा के प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं लिखित परीक्षा के? निबंधात्मक प्रश्नाः, लघुत्तरात्मक प्रश्नाः, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, या सर्वे। तो लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा के प्रश्न कैसे होते हैं? सभी प्रकार के, निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक होते हैं और वस्तुनिष्ठात्मक भी होते हैं। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। निम्नांकित में जो नीचे दिए हुए हैं इनमें अनुवाद का प्रकार नहीं है। अनुवाद का प्रकार क्या नहीं है? चित्रानुवाद,
अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद या छायानुवाद। तो क्या नहीं है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। अनुवाद का प्रकार नहीं है। देखिए, चित्रानुवाद नहीं होता है, अक्षरशः अनुवाद होता है, तथ्यानुवाद भी होता है और छायानुवाद भी होता है। तो सही क्या रहेगा, चित्रानुवाद जो दिया है पहले नंबर पे, ये रहेगा सही। आगे, परिष्कारात्मकं शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक शिक्षण है। परिष्कारात्मक शिक्षण को क्या कहा जाता है? और उपचारात्मकम शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। व्यापकम, व्यापक शिक्षण कहा जाता है। मौखिकम, मौखिक शिक्षण कहा जाता है। या फिर विकल्पात्मक शिक्षण। तो जो परिष्कारात्मक शिक्षण है, परिष्कारात्मक शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है या फिर उपचारात्मक शिक्षण है। तो जो पहले नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। देखिए, रिपीट कितने हो रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका होगा कि पहला और अंतिम। संस्कृत भाषा कौशल का पहला और अंतिम कौशल आपको हमेशा याद रखना है। संस्कृत भाषा कौशल का जो अंतिम कौशल है वो यहाँ पर पूछा है। तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अंतिम कौशल कौन सा होगा? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। तो इस प्रकार से आज के लिए लगभग इतने ही प्रश्न। अभी एक और है, हाँ कुछ प्रश्न और हैं, और कर लेते हैं। क्योंकि मैंने प्रश्न इतने लिखे हुए थे, फिर शायद जोड़ दिए होंगे उसमें। कुछ और प्रश्न होंगे, इनको भी देख लेते हैं। पाठ्योजनायाः आविर्भावः अभवत्। पाठ्योजना का आविर्भाव हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ पाठ्योजना का आविर्भाव? प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। समाजशास्त्रेण, समाज शास्त्र के द्वारा। संस्कृतेन, संस्कृत के द्वारा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा। अर्थशास्त्रे, अर्थशास्त्र के द्वारा। तो पाठ्योजना का जो आविर्भाव है सही क्या रहेगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। पाठ्योजना का जो आविर्भाव हुआ वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा हुआ था, इन्होंने किया था। आगे, शिक्षणम भवेत्, शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण कैसा हो? संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर हो। कठिनात् कठिनम प्रति, कठिन से कठिन की ओर हो। सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर हो। तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति, तर्क से मनोविज्ञान की ओर हो। तो क्या रहेगा? सरल से कठिन की ओर, ये रहेगा सही। आगे, संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्यम् अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मकम, बोधात्मक, ज्ञानात्मकम, ज्ञानात्मक, रचनात्मकम, रचनात्मक या फिर सर्वाणी, सभी। तो संस्कृत शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं ये सभी माने जाते हैं। बोधात्मक भी है, ज्ञानात्मक भी है और रचनात्मक भी है। तो सर्वाणी जो है ये रहेगा सही। चलिए, अब यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। आज भी अपन ने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे और बहुत अच्छा अभ्यास करना है आप लोगों को। मतलब कि प्रतियोगी परीक्षा में आजकल आप लोगों को पता ही है, यदि टॉप पर हैं आप तो पक्का है सीट, वरना बहुत मुश्किल है। 3, 3, 6, 3, 9, 12, 17 क्वेश्चन आज अपन ने कंप्लीट किए। और आरक्षण के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होगी। आरक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से किसी एक कैटेगरी को फ़ायदा नहीं है, इससे सभी को घाटा है। तो आप लोग तैयारियां करते चलें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आरक्षण में सीट कहीं भी जाएं, जाति सभी की हैं। और इसी प्रकार से यदि आरक्षण बढ़ते रहे तो आगे जो सामान्य वर्ग है उसके लिए तो बहुत कम सीटें रहेंगी ही, सामान्य का जो पुरुष है उसके लिए। और इसके अलावा अदर में भी कम होती जाती हैं, क्योंकि जैसे एसटी रहा, उसका आरक्षण है फिक्स है, और आगे यहाँ पर आरक्षण बढ़ते जाएंगे। कहीं 10% ये बढ़ गया, कहीं 14%, 13% वो बढ़ गया, आगे कभी और बढ़ा देंगे। EWS को कभी और बढ़ा दिया, तो इससे सभी के लिए नुकसान है। तो आप लोग तैयारियां करते रहें, जितनी अधिक तैयारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आजकल तो मैंने ये भी देख लिया कि कैटेगरी में भी
लिस्ट बहुत हाई जा रही है, मतलब सामान्य सीटों को छू रही हैं वो वाली लिस्ट भी। तो आप लोगों को ये सब सोचते हुए तैयारी करना है। फ़िलहाल में परीक्षाएं अभी दूर हैं, लेकिन तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल में पीएससी की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, तो परीक्षाएं कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग निरंतर तैयारी जारी रखें। जब पेपर हो जाते हैं तो लगता है कि यदि हमने तैयारी की होती तो कितना अच्छा होता। तो बहुत पहले से तैयारी करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी तो यही कामना हमेशा रहती है कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे अंक आएँ, क्योंकि हम लोगों का तो सब कुछ हो गया। हम लोगों ने आप सभी के साथ तैयारियां स्टार्ट की थी और हम लोगों की काउंसलिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है, केवल जॉइनिंग बाकी है। तो वो जब होगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छी करनी है। और कोई भी आपको कुछ पूछना है, कोई पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ भी, तो मैंने पहले से ही मतलब हाँ, उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी पीडीएफ भेज दी हैं। वहाँ आप लोग जा कर के और निरंतर अभ्यास करें। इसके अलावा कई लोग पूछते भी हैं, तो आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। सुविज्ञा सुनील जैन नाम से ही हूँ। और बहुत सारे लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं और कई लोगों के प्रश्न भी होते हैं, तो वही व्हाट्सएप पे भी मैं उत्तर दे देता हूँ कई लोगों का, जिन्हें ज़्यादा कुछ पूछना हो, प्रॉब्लम हो, या फिर कोई पीडीएफ वैसे नहीं जा रही हो वहाँ से, तो भी। तो आप लोग ऐसे ही अभ्यास करते रहें। देखिए, मैं केवल एक सहयोगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी कभी कभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रहा था। लेकिन हाँ, तैयारी निरंतर जारी रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। क्या पता परीक्षा कब हो जाए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसके कारण से तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी है। चलिए, फिर से मिलते हैं आप लोगों को और कुछ वीडियोस लेकर के। और क्वेश्चंस भी मुझे ढूंढने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। संपर्क करता हूँ लोगों से कि कहीं से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए मिल पाएँ, जिससे क्या पता कब कौन क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लें। अभी मैंने वर्ग 2 का जब पेपर दिया था, अभी एमपी वाला, बहुत लेवल चेंज है, बहुत हार्ड पेपर है। आप लोग पूछें जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत लेवल चेंज है। तो तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।